हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। इसके पहले एक वीडियो और अपलोड किया गया था जिसमें आपको उस चैप्टर को समझाया गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और उसे ज़रूर चेक करें। उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखते हैं तो ये एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर हैं, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं करना, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। आप जाके एनसीईआरटी बुक्स को चेक करिए, उसी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। तो चल देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। तो इसका आंसर है, बाजार में नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियम और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उपभोक्ताओं का शोषण होता है तो उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारे उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। विक्रेता कई तरीकों से उपभोक्ता का शोषण करता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन चलाए गए, जिससे बाजार में सुरक्षा मिले। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, कम तौलने लगते हैं या मिलावटी वस्तुएं बेचने लगते हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचनाएं देते हैं। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। तो ये था पहला आंसर। आप इसे नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें और बाद में इसको नोट कर लें। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, भारत में क्यों हुई, उत्तर है इसका, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ये माना जाता था कि एक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी थी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 तक संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शन का आयोजन करने लगी। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ है। तो ये था दूसरे का आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं इजीली। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत का वर्णन करें। यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करने की ज़रूरत क्यों है, इसका आपको बताना है उदाहरण देकर। उपभोक्ता जागरूकता की कई कारणों से आवश्यकता है। कौन कौन से? पहला कारण है, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों यानी उत्पादक और व्यापारी कोई भी गलत काम कर सकते हैं। जैसे वे खराब वस्तु बेच सकते हैं, कम तौल सकते हैं, अपनी सेवाओं के अधिक मूल्य ले सकते हैं आदि। धन के लालच के कारण ही समय समय पर जरूरी वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, उपभोक्ता जागरूकता की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बेईमान व्यापारी अपने थोड़े से फायदे के लिए जनसाधारण के जीवन से भी खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों में दूध, घी, तेल, मक्खन, खोया, मसालों आदि मिलावट करते हैं, जिससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, जिससे व्यापारी हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सकें। तो देखिए, पैसे की हानि तो कुछ भी पूरी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य की हानि थोड़ा बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्वेश्चन को भी आप नोट करते चलें और स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा प्रश्न है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें
उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर का, जो आम लोग हैं जो दुकान से खरीदते हैं सामान, उनका शोषण कैसे होता है, ये चीज़ बताया गया है। तो इनके व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीक़ों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इनमें प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं, ये नीचे दिए गए हैं। पहला है घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्रित करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। दुकानदार भी ग्राहक को घटिया माल दे देता है क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक लाभ होता है। और दूसरा पॉइंट है कम तौलना या मापना। बहुत से चालाक या लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें कम तौल कर कम माप पर उनको ठगने का प्रयत्न करते हैं। तीसरी चीज़ है अधिक मूल्य। जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता, वहाँ कुछ दुकानदारों का प्रयत्न होता है कि ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा लें। चौथा पॉइंट है मिलावट करना। लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ें जैसे घी, तेल, मक्खन, मसाले आदि में मिलावट से बाज नहीं आते। ऐसे उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है। कौन कौन सा, जैसे मैंने बताया, एक तो उन्हें घटिया माल की कीमत देनी पड़ी और दूसरा उनके स्वास्थ्य को नुकसान हुआ। अब देखते हैं पाँचवा छठा पॉइंट, सुरक्षा उपायों की अवहेलना। कुछ उत्पादक विभिन्न वस्तुओं को बनाते समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि लाइट के उपकरण हैं, प्रेशर कुकर है, बहुत सी चीज़ें जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसे प्रेशर कुकर में खराब सेफ्टी वाल्व के होने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ऐसे उत्पादक थोड़े से लालच के कारण जानलेवा उपकरणों को बेचते हैं। छठा पॉइंट है अधूरी या गलत जानकारी। ये भी एक तरह से ठगने का एक कारण। बहुत से उत्पादक अपने सामान की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पैकेट में लिख देते हैं, जिससे उपभोक्ता धोखा खा जाते हैं। जब वे ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उल्टा ही पाते हैं। जब वो चीज़ प्रयोग की जाती है तो उल्टा होता है और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ है असंतोषजनक सेवा यानी सर्विस ना करना, आफ्टर सेल सर्विस ना होना। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें खरीदने के बाद एक लंबे समय तक सेवाओं की यानी सर्विस की ज़रूरत होती है, जैसे कूलर, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार। परंतु खरीदते समय जो वादे उपभोक्ता से किए जाते हैं वे खरीदने के बाद पूरे नहीं किए जाते। विक्रेता और उपभोक्ता एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालकर उपभोक्ता को परेशान करते हैं। तो और विक्रेता यानी बेचने वाला और मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी वाला, वो एक दूसरे पर कह देते हैं भाई हमारे पास इसकी नहीं है, और उपभोक्ता को परेशानी होती है। और एक और है जो अक्सर आपने देखा होगा, बड़े उद्योगपति करते हैं कृत्रिम अभाव, आर्टिफिशियल कमी दिखा देते हैं। लालच में आकर उपभोक्ता बहुत सी चीज़ें होने पर भी उन्हें दबा लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में उनकी कमी हो जाती है, कृत्रिम अभाव पैदा हो जाता है। बाद में इसी सामान को ऊंचे दाम पर बेचकर दुकानदार लाभ कमाते हैं। इस प्रकार विभिन्न तरीकों द्वारा उत्पादक, विक्रेता और व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में, और क्योंकि ये थिंकिंग पैटर्न का क्वेश्चन है तो ये आप देख लीजिए। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके ये 8 पॉइंटों को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी 1986 को निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर है बाजार में उपभोक्ता शोषण से बचाने के लिए कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों, विक्रेताओं के द्वारा किया जाता रहा। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन द्वारा दबाव डाला गया। ये बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। ये था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जो कोपरा के नाम पे यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी एक्ट। ये कब बना है? 1986। ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो ये क्वेश्चन पांचवा हो गया। छठा देखते हैं, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्य क्या हैं? देखिए, एक उपभोक्ता के रूप में हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कि हम खुद भी सावधान रहें, जागरूक रहें। तो इसका आंसर देखते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में यदि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें कुछ कर्तव्यों को पूरा करना होगा। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है, उपभोक्ता के रूप में हमारे एक कर्तव्य है कि बाजार से सामान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को अवश्य चेक करें और उससे गारंटी लेना न भूलें। अगर उसमें जो भी गारंटी या वारंटी दे रहे हैं उसको लिखित रूप में लेना न भूलें। दूसरे पॉइंट है, हमें वही माल खरीदना चाहिए जिस पर कोई मार्क
यानी कि शुद्धता का ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क कुछ भी लगा होना चाहिए जिससे वो कंफर्म हो सके कि वो अच्छा माल है। तीसरा, जब कोई सामान खरीदें या सामान व सेवा की रसीद अवश्य लें, यानी आप उसको लिखित रूप से रसीद जरूर लें जिससे कि बाद में आप क्लेम कर सकें कि हमने आपके यहाँ से खरीदा। चौथा पॉइंट, एक उपभोक्ता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि जब कोई उत्पादक, व्यापारी या दुकानदार किसी प्रकार ठगने की कोशिश करे तो उसे हमें उपभोक्ता अदालत में शिकायत करनी चाहिए। पाँचवा पॉइंट है, उपभोक्ताओं को अपने संगठन बनाने चाहिए और एक साथ मिलकर सरकार के सामने अपनी समस्याओं को संबंधी मांग रखना चाहिए। उपभोक्ताओं का एक कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों की जानकारी रखें और अवसर आने पर उनका प्रयोग करें। अब जानकारी रहना जरूरी है कि हमारे क्या अधिकार हैं, तभी आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो अब संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों और दुकानदारों को शोषण से तभी बचाया जा सकता है जब उपभोक्ताओं को स्वयं अधिकारों का ज्ञान हो और वो अपने कर्तव्यों का पालन करने चाहते हों या पालन करें। तो ये था आपका छठा प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं। शहद और बिस्किट, उसे खरीदते समय आप किस प्रकार का लोगो या चिन्ह देखेंगे और क्यों? देखिए, खाने पीने चीज़ें हैं ये दोनों, तो कौन सा चिन्ह होता है? शहद की बोतल और बिस्किट का खरीदते समय हमें ये उस पर एगमार्क चिन्ह देखना होगा। एगमार्क कृषि उत्पादन का मानक चिन्ह है। खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए इसे देखना जरूरी है क्योंकि ये अच्छी गुणवत्ता निश्चित करने में मदद करते हैं। उपभोक्ता संगठनों द्वारा नियंत्रित और जारी की जाने वाले इन प्रमाण चिन्हों का इस्तेमाल की अनुमति उत्पादकों को तभी दी जाती है जब वे निश्चित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। यानी एग मार्क लगा होने से कुछ ना कुछ आप लगभग 50-60% श्योर हो सकते हैं कि ये ठीक है, एक जगह से अप्रूवल प्राप्त किया हुआ है। फिर भी आप उसकी क्वालिटी को एक बार ज़रूर चेक करें। एक साथ बहुत सारी चीज़ें मत खरीद लें खाने पीने की, बाद में वो भगानी पड़े। ये सब चीज़ें सावधानी आपको कुछ अपना माइंड लगा के करना है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों का लागू करना चाहिए? अब उपभोक्ताओं के लिए सरकार क्या प्रयास करनी चाहिए? अभी हमने पढ़े हम क्या कर सकते हैं, फिर सरकार द्वारा क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका उत्तर है, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा कानूनी मापदंडों को लागू किया जाना चाहिए। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया है। सरकार के लिए जरूरी है कि वो इन अदालतों में आए मुकदमों की सुनवाई करे और दोषी उत्पादक एवं व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीड़ित उपभोक्ताओं को उचित मुआवजा दिलाए। उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिए इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। सरकार कोशिश करे कि भारत में बनने वाली विभिन्न चीज़ों की गुणवत्ता की जांच की जाए और उन्हें ISI या एग मार्क की मुहर लगाकर ही बाज़ार में बेचने के लिए भेजा जाए। सरकार बाज़ार में बिकने वाली विभिन्न चीज़ों की जांच करे और सुरक्षा मानदंड पूरी करते हैं कि नहीं। ऐसी चीज़ों की बिक्री रोकने के लिए ऐसी चीज़ों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए जो सुरक्षा के मानदंड न पूरी करते हैं। सरकार को कानून बनाकर जमाखोरी, कालाबाजारी आदि पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना होगा। गरीब वर्ग के लोगों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन विभिन्न मापदंडों को प्रयोग करके सरकार उपभोक्ताओं को अधिकारों प्राप्त करने में समर्थ बना सकती है। तो ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको नोट करके इसको पढ़ेंगे 1-2 बार तो ये समझ में आ जाएगा। यानी सरकार के प्रयासों के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। उपभोक्ता के कुछ अधिकार बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ टिप्पणी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को क्या अधिकार है। एक्चुअल में इतनी सारी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो अधिकार क्या क्या हमारे पास है, तो इसका आंसर देखते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून में और 97 और 9 में इनमें जो संशोधन हुए उनमें दिया गया है और वो निम्नलिखित है। पहला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया कि वे ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया कि वो हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वे अपने आप को शोषण से बचा सकें। तीसरा पॉइंट इसमें है चुनाव का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार चीज़ों का चुनाव कर सके और सही मूल्य चुकाए। चौथा पॉइंट है
सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो वस्तुओं को खरीदने और से पहले उसकी जानकारी का प्रयोग कर सके। और छठा है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और ये संगठन उसकी समस्याओं को मदद कर सके। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9। इसका आंसर नोट कर लेना है। और ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको याद करना है और रिवीजन करना है, अच्छे से आपका ये सब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं। उत्तर है, उपभोक्ताओं को अपनी एकता बनाने के लिए और उसका प्रदर्शन करने के लिए उपभोक्ताओं के संगठन निर्माण के लिए प्रेरित किया गया है। उन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। ये संस्थाएं उपभोक्ता को बताती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व भी करेंगी, इनका लीड करेंगी। ये संगठन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और कार्यविधि में तरक्की की है। ये था 10वां प्रश्न। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों का लेखन और प्रदर्शनियों का आयोजन करने लगी थी। यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। तो ये था 11वां प्रश्न, आपसे भी नोट कर लें। अब देखते हैं ये कुछ 12वां और 13वां प्रश्न छोटे प्रश्न है, जिसे एक सुमेलित करने की बात है, यानी एक तरफ कुछ बातें लिखी हैं उसको सही मैच करना है। तो ये सुमेलित करने वाला प्रश्न में क्या है, एक उत्पाद के घटकों का विवरण। ये क्या है, जब आप एक उत्पाद के घटकों का विवरण कर रहे हैं तो ये क्या सूचना का अधिकार है। तो पहले में क्या आ जाएगा, सूचना का अधिकार, ये वाला, ये है पहला। एगमार्क क्या होता है, अनाजों और खाद्य तेलों का प्रमाण, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना, ये सुरक्षा का अधिकार होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी कौन है? जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी कौन सी एजेंसी हो सकती है? ये हो जाएगी आपकी उपभोक्ता मामलों के संबंध में, यहाँ पर ये आ जाएगा 14। और इसी तरह उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, उपभोक्ता कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, तो ये घ में 5वां आ जाएगा। और भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। तो ये आप इसको ज़रा एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइज करके, तो ये क्लियर हो जाएगा। सही या गलत बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है, कोपरा मीन्स है वही जो मैंने बताया, कंज्यूमर एक्ट है, ये कंज्यूमर एक्ट है 1986 का, केवल सामानों पर लागू होता है, गलत है। सेवाओं पर भी लागू होता है, ये हो जाएगा पहला गलत। भारत विश्व के उन देशों में से है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं, ये बात सही है, दूसरा सही है। जब उपभोक्ताओं को ऐसा लगे कि उनका शोषण हुआ तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रांत, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए, ये गलत है। अधिक मूल्य या कम मूल्य जाना चाहिए। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाने के लिए, जी हाँ, BIS हॉलमार्क होता है। ये किस लिए होता है?
आभूषण यानी कि ज्वेलरी के लिए होता है, ये सही बात है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है, ये भी बात सही है। बहुत कम पैसे लगते हैं और बहुत सिंपल है। उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो उसकी क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो इसमें केवल 2 गलत हैं, पहला और घ वाला, नहीं ए और डी गलत है, बाकी सब सही है। तो ये था एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, इसको आप नोट कर लें। और अच्छे से वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप इस चीज़ को पूरा नहीं देखते हैं तो वो एक आपको नुकसान करेगा। तो रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।